हेलो बच्चा पार्टी। मैं अर्चना राठी आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नया चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आ जाइए बेटा, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है क्योंकि होली के बाद आई हैव टू गो टू माय होम टाउन, इसीलिए आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना टाइमली और कॉन्सेप्ट समझते जाना। आ जाओ, चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करना। मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप स्क्रीन पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर यहाँ पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए आ जाइए देखते हैं। प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फॉलोइंग रीजंस। प्लांट्स बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ही काम चला पाते हैं, क्यों? आ जाइए रीड करते हैं ऑप्शंस को। There is little transport of gases from one plant part to another। ये कह रहा है कि एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जैसे कि हम में बेटा एनिमल्स के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहां पे हर प्लांट पार्ट अपने जरूरत का जो जिम्मेदारी है वो खुद उठा सकता है। जैसे पत्ती है, रूट है, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू एयर, और हर एक प्लांट का हिस्सा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है और वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। तो हाँ, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है प्लांट के केस में। चलिए, जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि प्लांट का हर एक हिस्सा अपनी जरूरत का ध्यान रख सकता है। रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार मोर देन द एनिमल्स डू। हाँ, हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि एनिमल्स में जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत हाई रेट से होती है। हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, राइट? तो एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। बट प्लांट्स के केस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट लो, काफी कम होता है, और जितने गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है उतना हर एक प्लांट का हिस्सा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। तो ये बात भी सही है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज्ड। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्लांट्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में गैसियस एक्सचेंज होता है, अदरवाइज गैसियस एक्सचेंज जो होता है दैट इज लो। लेकिन ये कारण ये नहीं है, ये इसका कारण नहीं है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वहां पे क्यों नहीं चाहिए बिकॉज सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान। नहीं, ये तो एक लाइन है जो बीच में से ले ली गई है, ये पूरा रीजन नहीं है। इस पूरी लाइन का ये लाइन पूरी कंटिन्यूटी में क्या थी कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज बहुत ज्यादा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है, अदरवाइज गैसेस एक्सचेंज कम होता है और उतना हर एक प्लांट पार्ट अपने आप मैनेज कर लेता है। तो ये लाइन पूरी नहीं है, अगर ये लाइन पूरी होती तो उसका रीजन होता। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा 4, दैट इज बोथ 1 and 2, राइट? चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे नेचर में कैसा होता है? रेस्पिरेटरी पाथवे नेचर में होता है आपका एम्फीबॉलिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एम्फीबॉलिक क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों देखने को मिलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि ग्लूकोज टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स दे रहा है, CO2 एंड H2O। और एनाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स होते हैं वो नए पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं नए बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, राइट? जैसे आप कह सकते हो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लांट के अंदर नए नए अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, राइट? तो इस तरह से एम्फीबॉलिक पाथवे हुआ। चलिए आगे चलेंगे बेटा, आ जाइए देखते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाती हूं, आप पॉज करेंगे स्क्रीन को, इसको सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन बोथ टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलता है। बात एकदम सही है, दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है। द एटीपी मेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज जनरेटेड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये बात भी सही है। हम क्या कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो नेट गेन ऑफ एटीपी होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि 4 एटीपी बनते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये जो 4 एटीपी बन रहे हैं ये कैसे बनते हैं? ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं।
कब बनते हैं? जब 1,3 डाई पीजीए 3 पीजीए में बदलता है, 2 एटीपी तब बनते हैं, और 2 एटीपी तब बनते हैं जब पेप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वहां पे टोटल 4 एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, ये बात ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, गलत। ग्लाइकोलिसिस के दौरान इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन प्लांट्स सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। प्लांट्स में, हाँ बेटा ये सही बात है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स शुगर के ऊपर नहीं होगा, राइट? जैसे सुक्रोज, ग्लाइकोलिसिस हमेशा सिंपल शुगर के ऊपर होता है। तो पहले सुक्रोज को तोड़ा जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ये बात बिल्कुल सही है। इन्वर्टेज पहले सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, और फिर ये दोनों ही एंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है और फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। बोथ आर सिंपल शुगर्स। तो बात करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। ATP is utilized in 3 different steps of glycolysis, गलत। ये कह रहा है कि ATP ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप्स में यूज होता है। 3 नहीं, 2 स्टेप्स में यूज होता है। वो आप जानते हो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 जगह इस्तेमाल होता है। तो चलिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है यहाँ पे। तो करेक्ट है हमारी 1, 2 एंड 4। सो यस, आंसर हमारा यहां पे बनता है 1। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। आ जाइए, इसको देख लीजिए। पॉज करेंगे अपनी स्क्रीन को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए, देखते हैं। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड इज लेस देन 3%। वो कह रहा है कि जो नेचुरली मेड 2 तरह की एल्कोहल होती हैं, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड एल्कोहल नेचुरली नहीं बनती है, उन्हें डिस्टिलेशन से हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद उसे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन जो नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल होती है वो नेचुरली बनती है, नेचुरली जो ईस्ट बनाती है। तो नेचुरली मेड जो नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल होती है बेटा, उनमें मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है एल्कोहल की वो 13% हो सकती है, 13%। तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट? जैसे बियर हो गया, जैसे आपका वाइन हो गया। बियर और वाइन ये दोनों ही नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल हैं और दोनों में ही 13% से ज़्यादा ऑक्सीजन, कभी ये ऑक्सीजन कह रही हूँ, 13% से ज़्यादा जो है एल्कोहल कंटेंट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। हाँ, अगर आप फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो 13% से ज़्यादा अगर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन होती है मीडियम में, तो ईस्ट की डेथ हो जाती है। और यही कारण है कि नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल में 13% से ऊपर नहीं हो सकता एल्कोहल कंटेंट। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। दोनों ही, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है। आप जानते हो दोनों में ही नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होता है। तो ये बात करेक्ट है। The ratio of ATP formed in anaerobic and anaerobic respiration is 18:1. Yes, जनरली हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन ऑफ एटीपी होता है वो 36 एटीपी का होता है, और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 का होता है। तो रेशो 18:1 आ गया, करेक्ट बात है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिलीजेस एनर्जी CO2 बट नॉट वाटर। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उस दौरान CO2 निकलती है पर पानी नहीं निकलता। ये बात गलत है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है ग्लूकोज पूरी तरह ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू CO2 एंड वाटर, राइट? चलिए, सो कितनी स्टेटमेंट सही हो गई हमारी यहाँ पे? 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा 3। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द ATP मेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज जनरेटेड बाय। फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा ATP बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? पहले आप सोचेंगे, आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हमारा होना चाहिए 2।
क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बेटा ऑब्वियसली ना तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे और ना ही हम केमियोस्मोसिस की बात करेंगे। ये बात हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। तो जो हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी हम 2 बताते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो एक्चुअल में बनते कहाँ हैं? ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो पूरे एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअली एटीपी कहाँ बन रहे हैं? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के दौरान। और हम जानते हैं वहां एटीपी कैसे बने थे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NAD पॉजिटिव is regenerated from NADH plus by, देखो बेटा ग्लाइकोलिसिस में तो NAD पॉजिटिव इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान NAD पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सब जानते हो कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडाइजिंग पाथवे है, राइट? वहां पर आप NAD पॉजिटिव को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हो। लेकिन एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दोनों ही फर्मेंटेशन में ये जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, उसको साथ साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है और वापस से NAD पॉजिटिव बना दिया जाता है, राइट? तो ये कह रहा है NAD पॉजिटिव को वापस से जिस NAD पॉजिटिव को हमने ग्लाइकोलिसिस में यूज किया, अल्टीमेटली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान वो NAD पॉजिटिव हम दोबारा से बना लेते हैं। कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, बाय रिडक्शन ऑफ इथेनॉल टू पायरुवेट, और बाय ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली बेटा बाय NADH अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रिडक्शन किसका होता है? एसिटल्डिहाइड का। कैसे? आ जाइए बताते हैं आपको। जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं बेटा, तो जो हमारे पायरुविक एसिड है, जो हमारा पायरुविक एसिड है जो हमें ग्लाइकोलिसिस के बाद मिला, ग्लाइकोलिसिस हो गया ग्लूकोज पे और हमें पायरुविक एसिड मिला। अब यहां क्या होता है? हमें पायरुविक एसिड से मिलता है एसिटल्डिहाइड, राइट? हमें पायरुविक एसिड से क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड मिलेगा। एसिटल्डिहाइड मिलेगा। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, यहां पर हमारे 2 CO2 के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं, राइट? तो ये हमें मिलता है एसिटल्डिहाइड। ठीक, अब ये जो एसिटल्डिहाइड होता है बेटा जी, ये एसिटल्डिहाइड पे क्या होता है? अब इस एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कौन करेगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये NADH। ये NADH कहां बना था? ये NADH ग्लाइकोलिसिस में बना था और ये यहीं के यहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और ये क्या बना देगा बेटा? फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा हमारे इथेनॉल के, राइट? और वापस से हमें NAD पॉजिटिव मिल जाएंगे, वही NAD पॉजिटिव जो हमने ग्लाइकोलिसिस के दौरान इस्तेमाल किए थे। तो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है टू इथेनॉल, और रिड्यूस कौन करा रहा है? NADH, और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? NAD पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमारा बनेगा 1। ऐसा ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है। वहां पे पायरुविक एसिड जो है उसको रिड्यूस करता है NADH, और पायरुविक एसिड को रिड्यूस करके NADH लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और वहां पे भी वापस से हमारा NAD पॉजिटिव बन जाता है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। What is the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? हमें यहां पे बताना है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो बताइए कौन होगा, दिमाग लगाइए। इस रिएक्शन में ऑब्वियसली आप जान पा रहे हो कि ये रिएक्शन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की रिएक्शन है, राइट? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहां पे चल रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि बेटा जी यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है NADH तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये किसका रिडक्शन कर रहा है? पायरुवेट का। तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है?
ये पायरुवेट यहाँ पे NADH को ऑक्सीडाइज करके इसे वापस से NAD पॉजिटिव में बदल दे रहा है। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पायरुवेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, राइट। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD पॉजिटिव था। ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल मिले पायरुविक एसिड के, फिर ये पायरुविक एसिड का रिडक्शन हुआ और वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। तो यहां पे पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कहां बना था? ग्लाइकोलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से पॉज कीजिए स्क्रीन को, इसको करिए, फिर देखते हैं। ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन एसिटाइल कोएंजाइम एक्यूमुलेट्स इन विच लोकेशन? रेस्पिरेशन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम कहां जाकर इकट्ठा होता है? हम सब जानते हैं बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक ऐसा सबस्ट्रेट है केवल जिस पर क्रेब्स साइकिल हो सकती है। क्रेब्स साइकिल केवल और केवल एसिटाइल कोएंजाइम ए पर हो सकती है। तो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को अगर क्रेब्स साइकिल में एंटर करना है तो पहले उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना पड़ेगा, तब जाके उस पर क्रेब्स साइकिल होगी। हर किसी का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने का तरीका अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एसिटाइल कोएंजाइम में बनने का तरीका ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, राइट। तो हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यानी कि सारा का सारा एसिटाइल कोएंजाइम में जहां से भी आ रहा है, वो चाहे प्रोटीन से आ रहा है, चाहे फैट से आ रहा है, चाहे ग्लूकोज से आ रहा है, वो सारा कहां जमा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि वहीं क्रेब्स साइकिल होती है। तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट, द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ। TCA साइकिल मतलब हमारी क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। तो क्रेब्स साइकिल की जो स्टार्टिंग रिएक्शन होती है वो क्या होती है? आ जाइए देखते हैं। हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कहां से होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एसिटाइल कोएंजाइम ए सबसे पहले किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ पानी भी खर्च होता है, और ये चीजें जब खर्च हो जाती हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस acetyl coenzyme and plus water, then what is formed? Citric acid is formed, right? So TCA cycle starts with condensation of A and B and C to yield citric acid. So क्या होता है यहाँ पे? हमारा acetyl coenzyme A oxaloacetic acid के साथ कंबाइन करता है, and it combines with acetyl ग्रुप नहीं, acetyl coenzyme A होगा। Yes, so it combines with water and oxaloacetic acid to form. तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप करने की बजाय हमें यहाँ पे सही मायनों में एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखना चाहिए, राइट। सो एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है और वाटर के साथ टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा? 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे चलेंगे। इन सेल्युलर रेस्पिरेशन द एनर्जी फॉर मोस्ट एटीपी सिंथेसिस इज सप्लाइड बाय। ये कह रहा है सेल्युलर रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एटीपी बनाने की एनर्जी हमें कहां से मिलती है? आ जाइए देख लेते हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से, कन्वर्टिंग ऑक्सीजन टू एटीपी, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, या जनरेटिंग CO2 एंड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 3। क्यों? आ जाइए समझते हैं। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं बेटा, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूं, तो सबसे पहले स्टेप हो गया ग्लाइकोलिसिस। वहां से हमें नेट गेन ऑफ एटीपी होता है 2, ठीक, 2 का। और ग्लाइकोलिसिस में कैसे बनते हैं एटीपी? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। फिर लिंक रिएक्शन आई, लिंक रिएक्शन में हमें डायरेक्ट एटीपी नहीं मिलते, हमें NADH मिलते हैं। फिर आई हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमें NADH और FADH2 मिलता है, और डायरेक्ट एटीपी एक ही मिलता है, केवल एक क्रेब्स साइकिल से 2 से 2 मिलेंगे। तो यानी कि अभी तक मैंने ये देखा कि जो मैक्सिमम एनर्जी है एटीपी सिंथेसिस की, वो डायरेक्ट एटीपी नहीं मिल रहे हैं हमें डायरेक्ट एटीपी मैक्सिमम नहीं मिल रहे हैं, हमें
जो NADH और FADH2 इस रास्ते में मिले हैं, हमें पहले उन्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ATP जो मिलेंगे वो मैक्सिमम ATP होंगे, है ना। हमें 34 ATP, टोटल 38 ATP मिल सकते हैं। टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम ATP जो मिल सकते हैं वो 38 मिल सकते हैं। वैसे जनरली 36 होता है नेट गेन, आप जानते हो यूकैरियोट्स के केस में, पर मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 38 ATP मिल सकते हैं, जिसमें से 34 ATP हमें कैसे मिलते हैं? आफ्टर ETS एंड आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, अब तो समझने की बात है बेटा ये कि हमें NADH और FADH2 जो मिला उससे हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा ATP, हमें पहले ETS करानी होगी। हमें पहले NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज कराना होगा। और वो ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं? ETS के माध्यम से। और ETS के दौरान हम क्या करते हैं? हम एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। किन किन के बीच में? मैट्रिक्स के बीच में और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसके बीच में। तो ETS एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन में अंतर बनाया जाता है। और फिर उसके बाद इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसको तोड़ते हुए, हम केमियोस्मोसिस के माध्यम से ATP बनाते हैं। तो ETS के दौरान क्या होता है? ETS के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं NADH और FADH2 से, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। और फिर जब ATP बनना होता है केमियोस्मोसिस से, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है ATP बनाने के लिए। और खूब सारे ATP इसी तरह बनते हैं। डायरेक्ट ATP तो हमें कम मिल रहे हैं। तो खूब सारे ATP हमें किसकी वजह से मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसके बीच में? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने ETC द्वारा जनरेट किया, फिर जब हमने उसे तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी मैक्सिमम ATP बनाती है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। हाँ जी, द कॉमन कॉम्पोनेंट ऑफ TCA साइकिल एंड ETS इज, जो आपकी क्रेब्स साइकिल है और जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसका कॉमन कंपोनेंट क्या है? उसका कॉमन कंपोनेंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये सब लोग जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स आपका इस्तेमाल होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान भी और ETS के दौरान भी। ओके, जो आपने सुना है ना, ETS पर जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ETS के दौरान वहां पे कॉम्प्लेक्स 2 इस्तेमाल होता है, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे आपको बताना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ TCA साइकिल। TCA साइकिल के दौरान जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है उसके बारे में क्या ठीक है? आ जाइए देखते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड। ओके, ये कह रहा है कि TCA के दौरान जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो तब होती है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है। हाँ, ये बात मुझे सही लग रही है। GTP formed is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। ये बात बहुत प्यारी है, इसको बोलते हैं कपल्ड सिंथेसिस। इसको हम बेटा बोलते हैं कपल्ड सिंथेसिस। मतलब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो उस दौरान GDP से GTP बनता है, और ये GTP फिर अपना फॉस्फेट रिलीज करता है, और ये फॉस्फेट ADP को दे दिया जाता है टू फॉर्म ATP। मतलब डायरेक्ट ATP ना बन के पहले GTP बनता है।
पहले जीटीपी बनता है, फिर ये अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है, फिर एडीपी से एटीपी बनता है। इसको बोलते हैं कपल्ड सिंथेसिस, राइट, कपल्ड सिंथेसिस। चलिए, ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है लाइनों में, बिल्कुल सही करेक्ट बात है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कह रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान ईटीएस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, नहीं पड़ती। एसएलपी से जो एटीपी मिलते हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं, उसमें ईटीसी की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमारे सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। चलिए आगे चलेंगे। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल डाउन हिल। इलेक्ट्रॉन्स डाउन हिल ट्रैवल करते हैं किस सीक्वेंस में? चलिए इसको पॉज करिए स्क्रीन को, फिर सॉल्व करिए, फिर मेरे साथ सॉल्व करिए। आ जाइए देखते हैं। ग्लूकोज से एटीपी में, एटीपी से पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सीजन। नहीं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं सोचो। फूड, जो खाना है, खाने के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाती है? NADH को। आप जानते हो ना बेटा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH बनते हैं, लिंक रिएक्शन के दौरान NADH बनते हैं, और 2 जगह NADH बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में NADH बनते हैं। तो NADH बन कैसे रहा है? जब NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है खाने से, ग्लूकोज टूटा, पायरुवेट में चेंज हुआ, फिर पायरुवेट जो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से अलग अलग इंटरमीडिएट्स बने। तो इलेक्ट्रॉन किसको अल्टीमेटली हम दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम अल्टीमेटली NAD पॉजिटिव को दे रहे हैं, जिससे NADH बनता है। और ये कहाँ कहाँ बना? ये ग्लाइकोलिसिस में बना, ये लिंक रिएक्शन में बना, और ये क्रेब्स साइकिल में बना। और हमारे पास काफी सारा NADH इकट्ठा हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। फिर हमने क्या किया? फिर हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं NADH से ATP बनाया जाए। तो फिर हमने क्या किया? फिर हमने इन NADH को ऑक्सीडाइज किया, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खींच के बाहर निकाल लिए, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ट्रैवल करते रहे, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्रिएट हुई। उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी से हमने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया, और फिर उसे तोड़ते हुए केमियोस्मोसिस से ATP बना लिया। सो इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। सो फूड से NADH, फूड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स NADH को दिए, NADH ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो है लूज कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अल्टीमेटली हम जानते हैं ऑक्सीजन एक्ट एज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का काम क्या है? ETS के दौरान इलेक्ट्रॉन को सबसे टर्मिनली कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन। सो यस, द आंसर विल बी 2। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन इनटू विच लोकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। अभी आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? जब NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर बहते रहते हैं, चलते रहते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। कहाँ से कहाँ पंप किया जाता है? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप किया जाता है, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। राइट। तो हमने कहाँ पंप किए? कौन से लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया गया? ऑब्वियसली द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। व्हेन प्रोटॉन्स आर पंप्ड इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जब हमने ETS के दौरान प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन, अच्छा पहले तुम करो उसको सॉल्व, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, इसको पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर अब मैं कराती हूँ। चलिए, व्हेन प्रोटॉन आर पंप्ड इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स,
द रिजल्ट इज, जब हमने मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को पंप कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट होता है? एटीपी बनता है? नहीं। NADP पॉजिटिव रिड्यूस होता है? बक, NADP पॉजिटिव कहां से रिड्यूस हो जाएगा? NADP पॉजिटिव की बात तो फोटोसिंथेसिस में होती है। लोअरिंग ऑफ पीएच इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से तो आपने प्रोटॉन्स को भगा दिया है, तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली मैट्रिक्स में पीएच बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। तो लोअर, मैट्रिक्स से प्रोटॉन गए तो लोअरिंग नहीं होगी, ज्यादा होगा मैट्रिक्स का पीएच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्रिएशन ऑफ अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। हम एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर देते हैं, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर देते हैं और फिर इसी को इस्तेमाल करते हुए आगे जाके हम एटीपी बनाएंगे। जब यही प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में मूव करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और फिर उससे एटीपी बनेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन को, पॉज कीजिए स्क्रीन और सॉल्व कीजिए इसको खुद। Which of the following yields the most ATP when glucose is completely oxidized? जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा एटीपी हमें कहां से मिलते हैं? ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब्स साइकिल से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, या फिर पायरुवेट जब एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 3। क्यों? आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब जान रहे हो क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि हमने पूरे प्रोसेस में, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH बनाए और जो FADH2 बनाए, हमें इन्हें पहले ऑक्सीडाइज करना है, फिर ऑक्सीडाइज करके इनसे ATP बनवाने हैं। राइट, और आप जानते हो कि मैक्सिमम ATP हमें ऐसे ही तो मिलते हैं। हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने NADH? 2 NADH मिले ग्लाइकोलिसिस से, 2 NADH मिले लिंक रिएक्शन से, और टोटल 6 NADH मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से। राइट, ये सारे NADH को पहले हमें ऑक्सीडाइज करना है ETS से, और फिर हमें जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो फिर हमें उसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स को इस्तेमाल करते हुए ATP बनाना है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से टोटल 34 ATP बनते हैं। डायरेक्ट एटीपी क्रेब्स साइकिल से, 2 क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट एटीपी हमें 2 मिलते हैं और ग्लाइकोलिसिस से 2 मिलते हैं। तो डायरेक्ट एटीपी तो 4 ही मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एटीपीज आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मैच द कॉलम देखते हैं, आ जाओ। कॉम्प्लेक्स 1 को हम क्या कहते हैं? अच्छा पहले खुद करो, पॉज करो स्क्रीन को, इसको खुद करो। चलिए अब साथ में करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, बच्चा बच्चा जानता है। कॉम्प्लेक्स 2 is succinate dehydrogenase complex. Complex 3 is cytochrome BC1 complex. And complex 4 is cytochrome C oxidase. So 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है ना बेटा? आप जानते हो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, फिर आपका BC1 कॉम्प्लेक्स जिसको आप साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हो, फिर कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें साइटोक्रोम A3 आता है। ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ETS में इन्वॉल्व होते हैं। जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है, NADH के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 इन्वॉल्व होते हैं। जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स 2, 3 और 4 इन्वॉल्व होते हैं। तो NADH के ऑक्सीडेशन में 3 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, FADH2 के ऑक्सीडेशन में 3 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं। राइट, तो यहां पे ध्यान रखना है, एक और कॉम्प्लेक्स होता है इनर मेम्ब्रेन पर जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। वो होता है ATP सिंथेस। वो भी इनर मेम्ब्रेन पर होता है लेकिन वो ETS में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसका काम होता है आपका ATP बनाने में हेल्प करना, केमी ऑस्मोसिस में हेल्प करना। तो वो नहीं
आता है ETS में। ठीक है बेटा, चलिए साइटोक्रोम A3 के बारे में आपको क्या जानना है कि जितने भी साइटोक्रोम्स हमारे होते हैं, साइटोक्रोम्स में आयरन तो होता ही होता है सारे साइटोक्रोम्स में, लेकिन साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 ऐसे साइटोक्रोम हैं जिनमें आयरन के साथ साथ आपका कॉपर भी होता है। दे हैव 2 कॉपर सेंटर्स, कॉपर सेंटर A एंड कॉपर सेंटर B। ओके, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। When electron flow along the electron transport chain of mitochondria, which of the following changes occur? ये कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जब उस पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है तो उस दौरान क्या बदलाव देखने को मिलता है? आ जाइए देखते हैं। द pH ऑफ मैट्रिक्स इंक्रीजेस, मैट्रिक्स का pH बढ़ जाता है। क्या ये बात सही लग रही है? हाँ, क्योंकि जब ETS चल रही होती है तो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जाता है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, जिसका मतलब उसका pH बढ़ जाता है। तो ये बात मुझे सही लग रही है। अब आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ATP सिंथेज पंप्स प्रोटॉन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बक, ATP सिंथेज प्रोटॉन पंप थोड़ी ना करता है। ATP सिंथेसिस तो प्रोटॉन खुद ब खुद भागते हैं। बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जब ETS खत्म हो जाती है तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में खूब सारे प्रोटॉन्स हो जाते हैं, फिर वो प्रोटॉन्स ATP सिंथेज से खुद ब खुद भागते हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे बनता है ATP। तो ये बात गलत है। NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होता है। भाग, ETS के दौरान NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव बनाने के लिए। NAD पॉजिटिव तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। साइटोक्रोम फॉस्फोराइलेट ADP टू फॉर्म ATP। ये कह रहा है साइटोक्रोम की वजह से ATP ADP में बनता है। भक, साइटोक्रोम की वजह से नहीं, ATP सिंथेस की वजह से होता है। ये गलत। सो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे चलेंगे बेटा। आउट ऑफ 5 डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी हमने आपको बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5, राइट? टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो बेटा 5 कॉम्प्लेक्सेस में से अभी मैंने आपको बताया 4 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं 1, 2, 3, 4 वो ETS में इन्वॉल्व है, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन ETS। चलिए आ जाइए देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। 1, 2, 3 एंड 4 आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा और 4th वन ETS में इन्वॉल्व हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं। सही बात है। 1, 3 एंड 4 एक्ट एज प्रोटॉन पंप्स। अब ये बात इंटरेस्टिंग है, यहां पे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास पंपिंग पावर होती है, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स 1 पर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, तो इसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स 1 पंप कर लेता है प्रोटीन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यही पावर कॉम्प्लेक्स 3 के पास भी होती है और यही पावर कॉम्प्लेक्स 4 के पास भी होती है, पर यह पावर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं होती है। इसीलिए आपने ETS में नोटिस किया होगा कि कॉम्प्लेक्स 2 पर प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 पर प्रोटॉन की पंपिंग होती है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यस, ये बात सही है, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं कर सकता है। 5 is not an electron transporter but help in synthesis of ATP। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम ATP सिंथेस है, वो ETS में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो सारे करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए नेक्स्ट करिए सॉल्व। आपको मैंने स्क्रीन दे दी है, पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ubiquinone is a common electron acceptor of। अब हम ये चीज जानते हैं बेटा कि ETS के दौरान टोटल
5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें से 2 ऐसे कंपोनेंट हैं, एक है यूबिक्विनॉन और दूसरा है साइटोक्रोम सी। यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम सी ये दोनों ही किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यूबिक्विनॉन जो होता है वो कहां कहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से या 1 और 3 से। तो ध्यान रखना है बेटा कि यूबिक्विनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है 2 कॉम्प्लेक्सेस से। कहां कहां से? 1 से और 2 से बेटा, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स 1 को हमने अभी बताया NADH के ऑक्सीडेशन में 1 3 और 5 इन्वॉल्व है। तो जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो यूबिक्विनॉन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेता है और किसको हैंड ओवर कर देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को। जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स 1 यूज नहीं होता, 2 यूज होता है। तो FADH के ऑक्सीडेशन में वो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और किसको हैंड ओवर कर देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो इसका मतलब यूबिक्विनॉन का काम है कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेकर 3 को देना और कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन लेकर 3 को देना। तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यूबिक्विनॉन। चलिए नेक्स्ट, मैं स्क्रीन छोड़ रही हूं, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब मैंने तुम्हें भी बता दिया क्या होता है। आ जाइए देखते हैं क्या बात सही है। यूबिक्विनॉन रिसीव्स reducing equivalent via FADH2। यूबिक्विनॉन जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 से एक्सेप्ट करता है। हां अभी बताया, ये बात सही है। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन attached to the outer surface of the inner mitochondrial membrane। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका काम होता है कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 से जोड़ने का। साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 4 को दे देता है और यह स्टेटमेंट सही है। साइटोक्रोम सी एक छोटा सा प्रोटीन होता है जो कि अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ होता है। इस स्टेटमेंट के साथ झोल किया जा सकता है। वो लिख सकता है कि साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि इनर आउटर मेम्ब्रेन पर इनर सरफेस की तरफ होता है। नहीं, ध्यान रखना, इनर मेम्ब्रेन पर आउटर सरफेस की तरफ होता है। बात सही है। चलिए, बोथ यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम सी आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम सी दोनों ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। कपलिंग रिएक्शन इज एटीपी गिव्स एडीपी प्लस फॉस्फेट। गलत, ये कपलिंग रिएक्शन नहीं होती है। कपलिंग रिएक्शन इसकी उल्टी होती है। कपलिंग रिएक्शन ये होती है ADP प्लस फॉस्फेट गिव्स ATP। दिस इज द कपलिंग रिएक्शन। द प्रेजेंस ऑफ O2 इज वाइटल एज इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ये बात भी सही है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। साइटोक्रोम A3 यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है उससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि कहां पड़ी हुई है, मैट्रिक्स में, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लेती है। और जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है तो ये जैसे ही हाफ एटम इलेक्ट्रॉन लेता है कहां से, आपका कॉम्प्लेक्स 4 से, तो ये ऑक्सीजन का एटम जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये किसको दे देता है, प्रोटॉन को दे देता है इलेक्ट्रॉन और बन जाता है पानी। तो इसने क्या किया, इसने सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्या बना दिया, पानी। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, राइट। सो यस, दिस इज ट्रू। तो हमारा 1 2 और 3 एंड 5 आर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट,
आ जाइए देखते हैं। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। प्रोटीन का 0.9 होता है, हाँ ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, हाँ। ऑर्गेनिक एसिड्स का मोर देन 1 होता है, हाँ। ट्राइपाल्मिटिन का 4 होता है, ये गलत है। ट्राइपाल्मिटिन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 होता है। जो 4 होता है वो ऑक्सैलिक एसिड का होता है, विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव आरक्यू लेस देन यूनिटी? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 से कम होगा? देख लेते हैं। C15 ये ट्राइपाल्मिटीन का फॉर्मूला है। C18 स्टीयरिक एसिड है। C4H6O5 ये हमारा मैलिक एसिड है। ये दोनों फैटी एसिड्स हैं और ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये फैटी एसिड्स हैं। तो हम जानते हैं फैटी एसिड्स का जो आरक्यू होता है वो लेस देन 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होता है। तो ऊपर वाले दोनों फैटी एसिड्स हैं, इन दोनों का लेस देन 1 होगा, सो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रीजन असर्शन कर लेते हैं कुछ सॉल्व। आ जाइए। इन क्रेब्स साइकिल इन 2 टर्न्स 2 ATP आर फॉर्म्ड डायरेक्टली। हम जानते हैं एक बार में एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और उस दौरान 3 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक ATP मिलता है हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में बदलता है। तो एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार टर्न लेती है, तो 2 टर्न में 2 ATP डायरेक्टली बनेंगे। ये लाइन ठीक है। इन क्रेब्स साइकिल सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन अकर्स। हाँ, नीचे वाला स्टेटमेंट सही है और ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का क्यों भी बता रहा है। क्रेब्स साइकिल में 2 टर्न्स में 2 ATP डायरेक्टली मिलते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, तो ये इसका रीजन भी है। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा A। चलिए नेक्स्ट, आरक्यू ऑफ फैट्स इज लेस देन यूनिटी। जो फैट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 से कम होता है। हाँ, कम होता है, ठीक है। नीचे वाला पढ़ते हैं। फैट्स आर पुअर इन स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन, रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ये बात भी सही है और नीचे लिखी हुई बात ऊपर वाली लिखी हुई बात का रीजन भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A। फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 से कम इसलिए होता है क्योंकि फैट के स्ट्रक्चर के अंदर कम ऑक्सीजन होती है, तो उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए बाहर की ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए आरक्यू लेस देन 1 होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू मोर देन 1 होता है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा होती है। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। The conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate is an oxidation reaction. Okay, ये कह रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate यानी कि PGAL जब 1,3-डाई-PGA में कन्वर्ट होता है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाँ, जब एल्डिहाइड एसिड बनता है तो ऑब्वियसली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये बात सही है। द अबव रिएक्शन यूजेस NAD पॉजिटिव, ये भी बात सही है। क्या ऊपर लिखी हुई बात नीचे लिखी हुई बात का रीजन है? क्या ऊपर लिखी हुई बात, क्या नीचे लिखी हुई बात ऊपर लिखी हुई बात का रीजन है? हाँ है। ऊपर वाली रिएक्शन इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि उस दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज NAD पॉजिटिव।
तो यस, दिस इज करेक्ट और इसका आंसर हो जाएगा ए। जब PgAl ग्लाइकोलिसिस में 1,3 डाई-PGA बनाता है बेटा, तो इस दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है NAD पॉजिटिव, और वो क्या करता है, ये NAD पॉजिटिव फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड से PgAl से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है और NADH बन जाता है। NCERT में लाइन लिखी हुई है, एक NAD पॉजिटिव एक PgAl से 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है। So 1 NAD positive removes 2 redox equivalents, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, और 2 NAD पॉजिटिव 2 PgAl से 4 प्रोटॉन रिमूव कराएंगे, 4 हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान इसीलिए 2 NADH बनते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज से 2 PgAl मिलेंगे, और जब ये 2 PgAl 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई-PGA में कन्वर्ट होंगे तो 2 NADH बनते हैं। क्लियर? चलिए, बात समझ में आ गई बेटा? इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, द एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग्स अबाउट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज क्या काम करता है? तो इसके लिए हम एक बार क्रेब्स साइकिल पे जाना पड़ेगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज माने कि उसे ऑक्सीडाइज किया जाएगा। उसे ऑक्सीडाइज करने के दौरान अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, राइट। और उस दौरान एक चीज और होती है, CO2 भी निकलता है ना। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और CO2 भी निकाली जाती है, राइट। तो यानी कि वहां पर 2 काम एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। यानी कि यहां पर 2 काम एक साथ किए जाएंगे, ऑक्सीडेशन भी और डिकार्बोक्सिलेशन भी। रिडक्शन तो यहां नहीं होगा, इसीलिए यहां पर हो जाएगा मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यहां पर साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मैं एक क्रेब्स साइकिल की बात करूं बेटा, तो एक क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने डिहाइड्रोजिनेशंस होते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन कह लो या ऑक्सीडेशन कह लो, एक ही बात है। दूसरा, कितने डिहाइड्रोजिनेशन हो रहे हैं, कितने आपके ये डिकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं एक क्रेब्स साइकिल में। तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं टोटल एक क्रेब्स साइकिल की बात करूं तो टोटल एक क्रेब्स साइकिल में आपका 2 तो हो जाएंगे डिकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से पहले और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद CO2 निकाला जाता है, तो 2 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं। ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होते हैं? एक क्रेब्स साइकिल में 3 तो बनते हैं NADH और 1 बनता है FADH2, तो 4 जगहों पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना है, टोटल 4 जगहों पर ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होता है और 2 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, राइट। और 1 होता है SLP, जिससे हमें डायरेक्ट ATP मिलता है। ओके बेटा, बात क्लियर है? चलिए, तो इंपॉर्टेंट सारे ETS हमारा कवर हो गया है, क्रेब्स साइकिल हमारा कवर हो गया है, ग्लाइकोलिसिस हमारा कवर हो गया है, राइट। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिली होगी। ये क्वेश्चंस करने के बाद बेटा एक बार NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, ओके, और फिर उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा तैयार। चलिए, सो होमवर्क आपका रहेगा, आप प्रैक्टिस शीट करिएगा इससे रिलेटेड, जो कि लिंक में गिवन होगी, ओके। चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज फोटोसिंथेसिस, अगली क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल, बाय ऑल।